नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ योगिता वाजपेयी। तो मध्य प्रदेश में आज क्या है खास, इस बुलेटिन में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। आज भोपाल में होगी मोहन कैबिनेट की बैठक। कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मोहर, लाई जा सकती है नई लोक परिवहन नीति। एमपी को मिला 14,775 करोड़ का रेलवे बजट। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पीएम मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का जताया आभार। सीएम डॉक्टर मोहन यादव कल बच्चों को देंगे सौगात। स्कूलों के प्रतिभाशाली 7,900 बच्चों को मिलेगी ई स्कूटी। भोपाल में होगा राज्य स्तरीय कार्यक्रम। आज कोर्ट में पेश होगा सौरभ शर्मा। लोकायुक्त को दी गई रिमांड खत्म। सौरभ के साथ शरद और चेतन की भी पेशी। भोपाल में भीख मांगना और देना अपराध। कलेक्टर ने जारी किया आदेश। भीख लेने और देने पर दर्ज होगी एफआईआर। देवास में लकड़ी के स्क्रैप गोदाम में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया काबू। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। शुरुआत करते हैं देवास से बड़ी खबर के साथ। यहां पर स्क्रैप गोदाम में आग लग गई है। लकड़ी के स्क्रैप गोदाम में भीषण आग लगी है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। फायर ब्रिगेड की टीम ने समय रहते आग पर काबू पा लिया है। 3 से 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, ये राहत की बात है। रसलपुर चौराहे की ये घटना है। देवास से खबर है जहां पर लकड़ी के स्क्रैप गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से यहां पर अचानक आग भड़क गई। 3 से 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। हादसे में कोई भी जनहानि नहीं हुई, ये राहत की बात। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से यहां पर अचानक स्क्रैप गोदाम में आग लग गई। रसलपुर चौराहे की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर लकड़ी का एक स्क्रैप गोदाम है और अचानक यहां पर शॉर्ट सर्किट के बाद आग भड़क गई। 3 से 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की जो टीमें हैं उन्होंने आग पर काबू पा लिया है। बड़ा नुकसान हुआ है गोदाम संचालक को, गोदाम मालिक को। तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि पूरा सामान जो है वो जलकर यहां पर राख हो चुका है। और अब खबर है भोपाल के लोगों के लिए। यहां पर भीख लेना देना अपराध होगा। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने आदेश भी जारी कर दिया है। भोपाल में भीख मांगना और देना अपराध की श्रेणी में आएगा। नगर निगम के कुलार स्थित रैन बसेरे को भिक्षु गृह भी बनाया गया है और भीख लेने और देने पर अब एफआईआर दर्ज होगी। तो भोपाल कलेक्टर ने ये निर्देश जारी कर दिए हैं। राजधानी में अब भीख लेना और देना दोनों ही अपराध की श्रेणी में आएगा। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने आदेश जारी किया है कि भोपाल में अब भीख मांगना तो अपराध होगा ही, साथ ही भीख देना स्थित रैन बसेरे को भिक्षु गृह भी बना दिया गया है। अगर आप अब भीख देते हैं तो भी ये अपराध की श्रेणी में आएगा और दोनों के ऊपर ही एफआईआर दर्ज होगी। और भोपाल से एक और बड़ी खबर है। यहां पर इनकम टैक्स अधिकारी ने हंगामा किया। सरकारी घर खाली कराने से नाराज हुए योगेंद्र बाबू शर्मा। दिल्ली से ये अधिकारियों ने सामान निकलवाया है। दिल्ली से पहुंचे अधिकारियों ने यहां पर पूरी कार्रवाई की है। पुलिस की मौजूदगी में मकान खाली करवाया गया। 6 महीने पहले ही योगेंद्र का छत्तीसगढ़ ट्रांसफर हुआ। ट्रांसफर के बावजूद भी घर खाली नहीं किया गया था। इसी के चलते ये कार्रवाई की गई है। तय समय में खाली नहीं करने पर यह कार्रवाई हुई। आईटी विभाग में कार्यपालन अभियंता के पद पर पदस्थ है योगेंद्र। इनकम टैक्स अधिकारी ने इस दौरान हंगामा भी किया है। सरकारी घर खाली कराने से वो नाराज हो गए।
उनका ट्रांसफर छत्तीसगढ़ हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने घर खाली नहीं किया था और इसी के चलते दिल्ली से यहां पर अधिकारी पहुंचे और उन्होंने ये पूरी कार्रवाई की। चूंकि समय बीत चुका था, उसके बावजूद भी वो घर खाली नहीं कर रहे थे और जब यहां पर घर खाली करवाया गया तो इनकम टैक्स अधिकारी भड़क गए और मौके पर उन्होंने हंगामा भी किया। हमने इतना टाइम नहीं दिया कि हम उसमें लोड कर सके। और आज भोपाल में मोहन कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। दोपहर 3 बजे मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक होगी। कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। वन पुनर्स्थापना नीति 2025 को मंजूरी मिल सकती है। नई लोक परिवहन नीति भी लाई जा सकती है। बैठक में आपको बता दें कि गेमिंग नीति 2025 को भी मंजूरी मिल सकती है। किराए पर सस्ते घर देने पर भी मोहर लग सकती है। कामकाजी महिला मजदूरों को भी सस्ते घर मिल सकते हैं। शहरी प्रवासियों को भी सस्ते घर मिल सकते हैं और बेघर लोगों को किराए पर सस्ते आवास मिल सकते हैं। ये कुछ प्रस्ताव हैं जिनको मंजूरी मिल सकती है। छात्रों को भी किराए पर सस्ते आवास मिल सकते हैं। मोहन कैबिनेट में इन प्रस्तावों पर आज मोहर लगने की संभावना है, यानी कि कई बड़े प्रस्ताव हैं जिन पर आज मोहर लग सकती है। तो वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज हरदा और नर्मदापुरम जिले के दौरे पर रहेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव वैदिक शिक्षा आवासीय गुरुकुल और 14 करोड़ की लागत से बने वेद गर्भा घाट का लोकार्पण करेंगे। इस दौरान सीएम जिले को करीब 315 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात देंगे। हरदा के बाद सीएम नर्मदापुरम जाएंगे और यहां पर मां नर्मदा जन्मोत्सव और गौरव दिवस महोत्सव में वो शामिल होंगे। तो आज एमपी कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली और साथ ही इसके बाद जो सीएम डॉक्टर मोहन यादव हैं वो हरदा और नर्मदापुरम जाएंगे। हरदा में करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात देने वाले हैं और साथ ही नर्मदापुरम भी जाएंगे। और सीएम डॉक्टर मोहन यादव बच्चों को भी सौगात देने वाले हैं। स्कूल के प्रतिभाशाली 7,900 बच्चों को आज ई स्कूटी मिलेगी। 5 फरवरी को राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया है, यानी कि कल ये सौगात मिलने वाली है बच्चों को। कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में ये कार्यक्रम होगा। 12वीं में स्कूल के टॉपर स्टूडेंट्स को ई स्कूटी मिलने वाली है, यानी कि 12वीं के टॉपर्स के लिए ये सौगात है। कल उनके लिए ये दिन सौगातों भरा होने वाला है, क्योंकि सीएम डॉक्टर मोहन यादव ई स्कूटी इन टॉपर्स को खुद प्रदान करने वाले हैं। रेल बजट में मध्य प्रदेश को बड़ी सौगात मिली है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बजट में प्रदेश को 14,775 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है और इस बार सेफ्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर और यात्री सुविधाओं पर विशेष फोकस रहेगा। बजट में मध्य प्रदेश में 31 परियोजनाओं के तहत 5,869 किलोमीटर के न्यू टैक्स प्रोजेक्ट्स पर भी काम चल रहा है। एमपी में 100% रेल लाइंस का भी विद्युतीकरण हो गया है। अमृत योजना के तहत 80 रेलवे स्टेशन को भी विकसित किया जा रहा है। स्टेशनों को विकसित करने में 2,708 करोड़ रुपए की लागत आएगी और साथ ही प्रदेश में 11 सोनो फ्लाईओवर और अंडरब्रिज का निर्माण भी किया गया। रेल बजट में मध्य प्रदेश को सौगात देने सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पीएम नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री का आभार जताया। अभी जो रेलवे बजट आया है उसमें लगभग जो अभी केपेक्स हमें फंड मिला है वो लगभग 15,000 करोड़ के आसपास ही है, जो पिछले वर्ष मिला था। तो ये मान सकते हैं कि जितनी महत्ता, जितनी इम्पोर्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को दी जा रही है वो लगातार अभी भी दी जा रही है और उसी प्रकार इंफ्रास्ट्रक्चर जिस प्रकार से बढ़ रहा है बढ़ता रहेगा। खास तौर पे मैं रेलवे के लिए बताना चाहूँगा कि पहली बार ऐसा हुआ आज़ादी के बाद 14,000 करोड़ रुपए की धनराशि हमें रेलवे के विभिन्न प्रकार के विकास कार्यों के लिए माननीय अश्विनी वैष्णव जी ने माननीय मोदी जी के माध्यम से उपलब्ध कराई। मैं रेल मंत्री जी का भी आभार मानता हूँ और जैसा कि रेल मंत्री जी ने खुद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में करके कहा कि मध्य प्रदेश से उनको योग्य सहयोग भी मिल रहा है। 100% विद्युतीकरण करने वाला राज्य अगर कोई बना है तो मध्य प्रदेश बना है।
और अब सौरभ शर्मा केस से जुड़ा बड़ा अपडेट है। मध्य प्रदेश के बहुचर्चित सौरभ शर्मा केस में लगातार नए नए खुलासे हो रहे और अब उसके एक जीजा की संपत्तियों की जांच की मांग भी उठी है। देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। काली कमाई के धन कुबेर सौरभ शर्मा की गिरफ्तारी के बाद अब उसके करीबियों तक जांच का दायरा बढ़ सकता है। आरटीआई एक्टिविस्ट संकेत साहू ने पीएम मोदी, सीएम डॉक्टर मोहन यादव समेत ईडी और आईटी से शिकायत की है, जिसमें संकेत साहू ने सौरभ शर्मा के रिश्ते में जीजा विनय हांसवानी की चल अचल संपत्ति के जांच की मांग की। इतना ही नहीं, उन्होंने विनय हांसवानी के अकाउंट ट्रांजैक्शन और बेनामी संपत्ति से जुड़ी जानकारी भी शेयर की है। सौरभ शर्मा है धन कुबेर जीजा विनय हांसवानी, जो सौरभ की मौसी का दामाद है, उसके द्वारा करोड़ों रुपए की संपत्तियों का सौदा किया गया और लाखों रुपए का नकदी लेन किया गया। उसके आधार पर हमने ईडी को, माननीय पीएम महोदय को, माननीय सीएम महोदय को, इनकम टैक्स को, लोकायुक्त को, डीआरआई को सहित समस्त अधिकारियों को शिकायत की है कि इन मामलों की जांच की जाए। वहीं दूसरी ओर लोकायुक्त के पत्र के बाद ग्वालियर के रजिस्ट्रार ऑफिस ने भी सौरभ शर्मा और उसके परिजनों से जुड़ी संपत्तियों को लेकर सर्चिंग तेज कर दी। उनकी किसी भी प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त पर फिलहाल रोक लगाई गई है। ग्वालियर के रजिस्ट्रार विभाग के पास अब तक सौरभ से जुड़ी कई संपत्तियों के रिकॉर्ड सामने आ चुके हैं। इसमें ग्वालियर के विनय नगर में सौरभ का मकान है। सिटी सेंटर में व्यावसायिक इमारत है, जिसमें कई प्रतिष्ठान किराए पर संचालित है। इसी इमारत में सौरभ की पत्नी दिव्या डांस और फिटनेस क्लब का संचालन करती थी। विनय नगर और बहुड़ापुर क्षेत्र में 4 प्लॉट्स भी हैं। इनके अलावा विनय नगर में ही 5000 स्क्वायर फीट का एक मकान भी बन रहा है और एक हॉस्टल भी है। लोकायुक्त से एक पत्र आया है जिसमें उनकी जो भी संपत्ति है उनका क्रय विक्रय ना करें, तो उस संबंध में उपपंजीयकों को निर्देशित कर दिया गया है पत्र के साथ। इसके अलावा उनकी और भी क्या संपत्ति है उसकी सर्च के लिए भी बोला है। बता दें, पिछले दिनों सौरभ शर्मा के भोपाल स्थित घर में लोकायुक्त का छापा पड़ा। इस दौरान बड़ी मात्रा में कैश और गोल्ड मिला। इसके बाद से सौरभ के रिश्तेदार लोकायुक्त और ईडी के रडार पर हैं। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर। और आज सौरभ शर्मा की कोर्ट में पेशी होने वाली है। लोकायुक्त को दी गई रिमांड आज खत्म हो रही है। सौरभ के साथ शरद और चेतन की भी आज पेशी होने वाली है और हो सकता है कि रिमांड और बढ़ा दी जाए। रिमांड बढ़ाने की मांग की जाएगी। आज सौरभ शर्मा की कोर्ट में पेशी होने वाली है, चूंकि लोकायुक्त को जो रिमांड दी गई थी वो आज खत्म हो रही है। इसी के चलते सौरभ के साथ ही उनके जो सहयोगी हैं, दोस्त हैं शरद और चेतन, उनकी भी आज कोर्ट में पेशी होने वाली है। और अब बात करेंगे चंबल की। जो चंबल पहले डाकुओं के लिए पूरे देश में कुख्यात था, अब वही चंबल हीरा उगलने जा रहा है। जी हां, ग्वालियर और शिवपुरी जिले के कई जिलों का सर्वे हुआ और ऐसे में ये माना जा रहा है कि यहां हीरे भी निकल सकते हैं। देखिए खास रिपोर्ट। चंबल के बीहड़ उगलेंगे हीरा, ग्वालियर से निकलेगा हीरा। चंबल, जहां कभी डकैतों का राज सबसे ज्यादा हुआ करता था। चंबल घाटी की ये बीहड़, जहां कभी डकैतों, बागियों के लिए अभ्यारण्य हुआ करते थे। मान सिंह जैसे डाकू जहां कभी डकैती किया करते थे, वही चंबल अब हीरा उगलने वाला है। जी हाँ, सही सुना है आपने। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ग्वालियर और शिवपुरी जिले के राजस्व, वन और आरक्षित वन भूमि की जानकारी मांगी है, जिसके बाद करीब 35 लोकेशन के टेंडर होंगे, फिर उसकी नीलामी होगी। दरअसल पन्ना में हीरा पाया जाता है और ये विंध्य ग्रुप का हिस्सा है और ग्वालियर भी विंध्य ग्रुप के तहत आता है। मिट्टी और पहाड़ों की एक जैसी स्थिति को देखते हुए GSI ने सर्वे किया था और इसी सर्वे में ग्वालियर और शिवपुरी में हीरा मिलने की संभावना नजर आई है। ये डायमंड ब्लॉक्स की नीलामी को लेकर के है, तो संभवतः जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि हमारे ऐसे इस प्रकार के अर्थ के नीचे वाले एलिमेंट्स के लिए सारे एक्सप्लोरेशंस करती है, उससे संबंधित कोई विषय है और जो जानकारी उन लोगों ने चाहिए है, हम लोग अतिशीघ्र शासन को उपलब्ध कराएंगे। GSI के तहत जिन गाँव की पहाड़ियों पर हीरे मिलने की संभावना नजर आई है, उनमें घाटी गाँव ब्लॉक के करई, दुर्गसी, बनहेरी, सेकरा, चूही, बरहाना गांव समेत करीब 19 गांव में खनन किया जाएगा। वहीं भीतरवार ब्लॉक के भितरी, घदोटा, मावथा, हरसी, खोर, मुसाहारी, सेवई,
समेत करीब 29 गांव शामिल है। घाटी गांव क्षेत्र के अधिकतर गांव में 100% क्षेत्र में खनन का ब्लॉक दिया जाएगा। वहीं भीतरवार के लोढ़ी में 2% जगह पर ही खनन ब्लॉक मिलेगा। रिछारी कला में 1% जगह पर ब्लॉक मिलेगा। 421 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है जिसमें डायमंड एक्सप्लोरेशन के लिए ऑक्शन किया जाना है। ये ग्वालियर का मेनली घाटी गांव और भितरवार क्षेत्र के कुछ पार्ट आ रहा है जो नरवर बांध के आसपास का है। अभी ग्वालियर और शिवपुरी में सफेद और लाल पत्थर का खनन हो रहा है। इसके अलावा आयरन की भी खदान आवंटित है। पनिहार के पास नई खदान आवंटित करने की प्रक्रिया चल रही है। इसके साथ ही कांच की खदान डबरा में दी गई है। यहाँ से निकलने वाले खनिज से कांच तैयार किया जा रहा है। वहीं अब हीरा खनन के लिए ब्लॉक दिया जाना है। ऐसे में कहा जा सकता है कि हीरा मिलने पर ग्वालियर की पहचान भी पन्ना की तरह होगी, जो रोजगार के नए अवसर भी खोलेगी। नासिर गौरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24 ग्वालियर। और अब खबर सागर से है। सरकार एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चला रही है। बेटियों के लिए कई योजनाएं भी चलाई जा रही हैं ताकि उनके साथ भेदभाव ना हो। लेकिन एक ऐसा समाज आज भी है जो बेटियों का अभिशाप उन्हें मानता है। इसका जीता जागता उदाहरण सागर जिले में देखने को मिल रहा है। यहाँ बेटी पैदा हुई तो पति ने अपनी पत्नी और नवजात को घर से बाहर निकाल दिया, जिससे पीड़ित महिला ने नवजात बच्ची के साथ SP ऑफिस पहुंचकर मदद की गुहार लगाई। महिला ने बताया कि 1 साल पहले उसकी शादी सागर के संजय नगर में हुई थी। उसका पति ऑटो चलाता है। महिला ने बताया कि डिलीवरी होने तक उसे ससुराल में कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन बेटी पैदा होते ही ससुराल वालों का रवैया अचानक से बदल गया और उन्होंने उसके साथ मारपीट करते हुए उसे घर से बाहर निकाल दिया। क्यों मारा? सर लड़के नीचे ही उनको। कितने दिन पहले बच्ची हुई थी आप? सर अभी 8 दिन में मैं टाँकी भी नहीं कटी। तो अस्पताल में हुई थी या घर में हुई थी? सर अस्पताल छोड़ के भाग गई थी, टाइम मम्मी थी साथ में। क्या कह रहे हैं? और घर पे गए तो मार को भगा दिया। रात में हाथ पकड़ पकड़ के भगाए, सर धक्का दिया, ऑपरेशन हुआ तो अभी मारा। राजा कह रहे थे वो लड़की नहीं चाहिए। आपने कहा नहीं ये थोड़ी हमारे हाथ में है? कहाँ था? क्या बोले वो? नहीं चाहिए, भगा दिया था। मैं 2 बजे रात इस बच्ची के साथ बस स्टैंड पे रात गुजारी है आपने? हमारे इधर थोड़ी कोई है। पूछा कि क्या कर रहे हो, तो सिवा ऑटो में लिए थे मेरे भाई, मतलब भाई लगता है, दोस्ती है। तो उसने बताया कि जी सोनू भैया बहुत परेशान है, इनको ऐसी ऐसी दिक्कत जा रही है। तो मैंने चलो ठीक है, सुबह अपन इनको ले चलेंगे। और स्टैंड पर रुकने के लिए व्यवस्था बनाई थी राहतगढ़ स्टैंड पे। तो वहाँ पे सोते रहे, गद्दा बल्ली का इंतजाम भी किया था टेंट के, और वहीं से फिर यहाँ लेके आए। और अब बात करते हैं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की। राजधानी भोपाल में समिट की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। विदेशी मेहमानों को इस समिट में प्रदेश की देसी झलक भी दिखाई देगी। मध्य प्रदेश की जनजातीय संस्कृति और वन्य जीव की सुंदरता देखने को मिलेगी। इसके लिए पारंपरिक कलाकारों को बुलाकर बोट क्लब की दीवारों पर गोंड और भील पेंटिंग भी बनाई जा रही है। गोंड चित्रकारी में प्रकृति, देवी देवता और लोक कथाओं की झलक देखने को मिल रही है। इन चित्रकारी के जरिए जनजातीय परंपरा से डेलीगेट्स को अवगत भी कराया जाएगा। और इन कलाकारों से बातचीत की IBC 24 की संवाददाता साक्षी त्रिपाठी ने। फरवरी महीना मध्य प्रदेश के लिए बेहद खास होने वाला है, क्योंकि यहाँ होने जा रहा है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और इसके साथ ही साथ कई विदेशी मेहमान मध्य प्रदेश की धरती पर कदम रखेंगे और विकास के लिए एक नई नींव रखी जाएगी। तो हम आपको ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियां दिखा देते हैं। इस वक्त हम बोट क्लब में मौजूद हैं और बोट क्लब की दीवारों को जो है मध्य प्रदेश की कल्चर है, जो सभ्यताएं हैं, उनकी बात करें। हर एक कलाकारी को बेहद बारीकी के साथ इन दीवारों पर उकेरा जा रहा है, ताकि जो विदेशी डेलीगेट्स हैं जब यहाँ से गुजरे तो मध्य प्रदेश की जनजातीय सभ्यता और संस्कृति को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाएं और यहाँ के जो कल्चर है उससे वो रूबरू हो सके। तो हम इनसे बातचीत करते हैं। कौन सी चित्रकारी है ये? भील। भील कहाँ से आए हैं आप लोग? झाबुआ से। झाबुआ से। कितने दिनों से काम कर रहे हैं? 15-20 दिन से। 15-20 दिन से। हाँ। बिल्कुल, देखिए कलाकारों में जो उत्सुकता है, उत्साह है, वो बना हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, विदेशी मेहमान आएंगे तो वो हमारी कलाकारी को देखेंगे। क्या कहती है ये कला? तस्वीरें क्या कहती हैं, क्या बताते हैं? तस्वीरें हमारे पारंपरिक कला को बताती है, पारंपरिक जो
है, गांव के बारे में, गांव में क्या क्या रहता है, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, यही सब हम हमारी पेंटिंग में दर्शाते हैं। तो बिल्कुल इनका कहना है कि हम अपने जो गांव की सुंदरता है, हमारे जंगलों की, हमारे वन्य जीवों की सुंदरता है, सब हमारे कल्चर के बारे में जाने और अधिक से अधिक जाने। जैसे दीवार पे कर रहे हैं, तो जैसे मोदी जी आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे, तो हमें और आगे हमारे कल्चर को दर्शाने के लिए मौका मिलेगा। आप देख सकते हैं इन कलाकारों के अंदर कितना उत्साह है, कितनी उत्सुकता है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर। कैमरा पर्सन संजय शुक्ला के साथ साक्षी त्रिपाठी, IBC 24 भोपाल। IBC 24 नंबर 1 न्यूज चैनल इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।